said very clearly is that he does not like higher oil prices, takes action to make sure the American people are safe. दो 2026 का ये युद्ध शायद तेल के युग का आखिरी सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी युद्ध साबित हो सकता है। इस युद्ध के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक देखी, समझी और महसूस की गई थी। आज जो आग हार्मुज स्ट्रेट में लगी है, वो सिर्फ तेल के टैंकरों को नहीं जला रही है, वो दुनिया की उस पुरानी व्यवस्था को राख कर रही है जो दशकों से डॉलर और तेल के दम पर चल रही थी। समझिए कि हर एक स्ट्रक्चर बदल जाएगा, क्योंकि ये युद्ध तो सिर्फ एक पर्दा है और पर्दे के पीछे चल रहा है वो शह और मात का गेम जिसकी बिसात पर सुपर पावर की टक्कर हो रही है। महाशक्तियां बदल रही हैं, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, करेंसी के साथ साथ अब एनर्जी का सोर्स बदल रहा है। 100 साल पहले भी ऊर्जा को सबसे बड़ा हथियार बनाया गया था और अब 100 साल बाद भी ऊर्जा ही वो हथियार है जिससे दुनिया की बादशाहत हासिल करने की जंग चल रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि ऊर्जा हासिल करने का एक जरिया ऐसी ताकत की ओर शिफ्ट हो रहा है जो सृजन की वजह है और महाविनाश की भी सबसे बड़ी वजह बन सकता है। इस बदलाव में जो पावर गेम चल रहा है उसी की कीमत चुका रही है ये दुनिया, जो एक ऐसी भयानक अनस्टेबिलिटी से गुजर रही है जो फ्यूचर के नए फैक्टर तय करेगी। युद्ध तो बस एक बहाना है, ये ब्लैक गोल्ड पर कंट्रोल की जंग है ताकि दुनिया का कंट्रोल हासिल किया जा सके। फिलहाल इस अनस्टेबिलिटी के रूप में दुनिया कीमत चुका रही है और किसी ने मान लिया है कि युद्ध तक ही एक कहानी है, तो समझ लें कि खेल यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला, बल्कि आने वाले समय में एक नए और भी ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंच गया है, जिसकी झलक कुछ ही समय बाद दिखने लगेगी। ये युद्ध तय था, ईरान पर हमला तय था और उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। एक छोटा सा ड्रैगन धीरे धीरे इतना बड़ा हो चुका था कि अब वो अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देने लगा था। सोलह रहस्यमयी कार्गो प्लेन ईरान की जमीन पर उतरते हैं। इन जहाजों में कोई आम सामान नहीं था, बल्कि अमेरिका और इजराइल की संभावित हमलों को नाकाम करने के लिए एडवांस चीनी हथियार थे। ये हथियार उस देश ने भेजे थे जिसकी सांसें आज ईरान के तेल पर टिकी हैं। बीजिंग की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ईंधन मिलता है तेहरान से और अमेरिका इसी लाइफलाइन को काटने की कोशिश में जुटा है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वाला देश है। 2024 में चीन ने हर दिन 16.3 मिलियन बैरल तेल जला दिया,
जो कि उसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर बनाता है। लेकिन सऊदी अरब के उलट चीन के पास अपनी धरती के नीचे तेल का कोई भी बड़ा खजाना नहीं है। उसे अपनी जरूरत का लगभग 74% तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आधिकारिक कागजों पर देखें तो चीन अपने तेल का 2/3 हिस्सा रूस, सऊदी अरब, मलेशिया, इराक और ओमान से खरीदता है। लेकिन ये जो पूरा हिस्सा है, इस लिस्ट में एक नाम गायब है और वो है ईरान। आधिकारिक डेटा में ईरान का नाम नहीं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ईरान और वेनेजुएला जैसे सख्त प्रतिबंधों वाले देशों से चीन अपनी कुल जरूरत का 17% तेल खरीद रहा था। ये तेल सीधे चीन नहीं आता, बल्कि समंदर में शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए मलेशिया के पानी में अपना नाम और पहचान बदल लेता। आंकड़े गवाही देते हैं, मलेशिया खुद सिर्फ 5,65,000 बैरल प्रतिदिन तेल निकालता है, लेकिन चीन को 14 लाख बैरल प्रतिदिन बेच रहा था। ये खेल चीन की सरकारी तेल कंपनियां नहीं, बल्कि शेंडोंग में बैठे प्राइवेट टी पार्टी कंपनीज खेल रही थी। 2024 तक ईरान के 80% तेल के खरीदार चाइनीज रिफाइनरी थे। सल्फर में हेवी ईरान से निकला हुआ तेल उनके प्राइवेट रिफाइनरीज के लिए एक वरदान था। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों ने चीन को और भी सस्ते तेल का मौका दे दिया। दरअसल रूस दुनिया के कई देशों को तेल नहीं बेच पा रहा था, जो उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, और चीन ने इसका फायदा उठाया। रूस से सस्ते में कच्चे तेल को खरीदने लगा। 2024 तक चीन के कुल तेल इंपोर्ट का 20% हिस्सा रूस से आ रहा था। चीन की कंपनियां रूस, पश्चिम एशिया और वेनेजुएला तेल रिफाइन कर करके पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की शक्ल में भारी मुनाफे पर बेच रही थी। 2025 में चीन का रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 39.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसी सस्ते तेल के दम पर चीन का पेट्रोकेमिकल सेक्टर दुनिया में सबसे बड़ा बन गया और ग्लोबल इंडस्ट्री रेवेन्यू का 17% हिस्सा कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका ये सब खामोशी से नहीं देख रहा था। सीधे चीन से लड़ने के बजाय अमेरिका ने चीन की इस तेल सप्लाई लाइन का गला घोटना शुरू किया। जनवरी 2026 में अमेरिका ने सीधे दखल देते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वेनेजुएला से चीन आने वाला तेल लगभग बंद हो गया। इससे पहले पनामा में चीन की कंपनी सीके हचिसन से पोर्ट ऑपरेशंस के अधिकार छीन लिए। ये पोर्ट चीन के शैडो टैंकरों के लिए एक अहम लॉजिस्टिक बेस था। दिसंबर 2025 में भी अमेरिकी अधिकारियों ने कैरेबियन सागर में सेंटोरस नाम का एक टैंकर जब्त किया, जो वेनेजुएला का तेल ले जा रहा था। वेनेजुएला का झटका चीन ने किसी तरह सह लिया, लेकिन फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में जो हुआ, उसने बीजिंग की जड़ें हिला दी। चीन के लिए ये एक तबाही थी। चीन ने 2021 में ईरान के साथ $400 बिलियन का 25 साल का समझौता किया था। आप समझिए, चीन ईरान के अप्रिन ड्राई पोर्ट के जियान तक जमीन के रास्ते एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, ताकि समंदर के रास्तों पर अमेरिकी नौसेना की नजर से बचा जा सके। और ऐसे में ईरान में अगर एंटी अमेरिका शासन धराशायी हो जाता है, तो चीन का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी तैयारी वो लंबे समय से कर रहा था, वो खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप चीन को झटका दे रहे हैं। पहले वेनेजुएला के रास्ते जाने वाले तेल को रोक दिया और अब ईरान से मिलने वाली सप्लाई भी बंद कर दी। ऐसे में चीन का दम घुट रहा है, लेकिन बीजिंग से निकलने वाली आवाज बहुत ज्यादा सख्त नजर नहीं आती। जब चीन के ही पड़ोसी मुल्कों से तल्ख आवाज में अमेरिका को जवाब देने की धमकियां दी जा रही हैं, वजह क्या है? 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच एक यात्रा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग जाने वाले हैं और इस दौरान चीन नहीं चाहता कि अमेरिका चीन से नाराज हो, इसलिए रूस से तेल की नई खरीद को लेकर कोई डील नहीं की जा रही है, क्योंकि चीन को लगता है कि भविष्य में ऐसा न हो कि चीन से नाराज होकर ट्रंप दोबारा टैरिफ बम फोड़ दे। अब समझिए कि ईरान पर हमला करके अमेरिका ने
किस तरह से ड्रैगन की गर्दन दबोच ली है। 2025 में ईरान ने चीन को 520 मिलियन बैरल कच्चा तेल बेचा था, जो वेनेजुएला से मिलने वाले तेल का 3 गुना था। अब जब हार्मुज स्ट्रेट से जहाजों को निकलने में मुश्किलें हैं, तो चीन के तेल की पूरी सप्लाई लाइन खतरे में। चीन का आधे से ज्यादा तेल, करीब 1.4 मिलियन बैरल, उन देशों से आता है जो हार्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। तो यकीनन अमेरिका हर रोज लाखों डॉलर युद्ध में झोंक रहा है। ये वेनेजुएला की तरह एक रात का ऑपरेशन नहीं है। ना ही ईरान के तेल अमेरिका के कब्जे में है, लेकिन अमेरिका का जो टारगेट है वो ना तो ईरान है, ना ही वेनेजुएला है। अमेरिका का टारगेट चीन है, जो नए सुपर पावर के तौर पर बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका चीन की इस रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगाता हुआ दिख रहा है। कागजों पर चीन बहुत मजबूत दिखता है, क्योंकि उसके पास 1.3 बिलियन बैरल तेल का विशाल स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, जो 200 दिनों तक चल सकता है। लेकिन असल संकट तेल के खत्म होने का नहीं, बल्कि उसके महंगा होने की है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर ईरान की सप्लाई लंबे समय तक रुकती है, तो कच्चे तेल की कीमत 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ जाएगी। महंगे तेल का सीधा मतलब है कि चीन की रिफाइनरियों का प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। महंगे तेल का मतलब है कि चीन की फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल्स और भारी मशीनरी का खर्च अचानक आसमान छूने लगेगा। चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो सस्ते एक्सपोर्ट्स के दम पर दुनिया पर राज करता है, वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा। महंगा प्रोडक्शन और भारी अमेरिकी टैरिफ, ये एक ऐसा डबल हिट होगा जो चीन के एक्सपोर्ट का दम निकाल देगा। अमेरिका ने चीन को फंसाने की चाल चली है। ये गेम पावर का है, और अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध का ये जोखिम इसलिए लिया ताकि उस खतरे को खत्म कर सके या फिर उसे कम कर सके, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लगातार झटका दे रहा है। साथ ही अमेरिका दुनिया को दिखा रहा है कि पेट्रो डॉलर को छोड़ना किसी के लिए खतरे से खाली नहीं रहने वाला।